नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना जो कि लंदन में रह रहे एक भारतीय परिवार के रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने के बारे में है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मूल रूप से भारत का रहने वाला एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीने की तलाश में इंग्लैंड चला जाता है और वहाँ मेहनत करता है और बहुत पैसा भी कमाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी पूरी फैमिली इंग्लैंड में ही रहने लगती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से इन 5 लोगों का पूरा परिवार खाने की टेबल से खाना खाते हुए लापता हो जाता है। कई महीनों तक जांच चलती रहती है, लेकिन उनका कहीं से कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर भी उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी रहती है। हजारों पुलिस वाले तलाश करने में लगाए जाते हैं और 90 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। तब जाकर एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है और जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इसकी वजह यह थी क्योंकि उन 5 लोगों में से 2 मासूम छोटे बच्चे भी थे, जिनमें बड़े बच्चे की 2 साल और उससे छोटे की उम्र मात्र 2 महीने की ही थी। लेकिन इस घटना की सच्चाई को जानकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। तो इस पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था और इन सब में किसका हाथ था? दरअसल यह घटना रंजीत चौहान और उनके परिवार की है। कुछ साल पहले ही रंजीत चौहान भारत से ब्रिटेन जाते हैं और वहां जाकर वह बहुत मेहनत करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी कंपनी खोल लेते हैं। और वहीं रहते हुए रंजीत अंशु नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। अंशु पंजाब की रहने वाली थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और अंशु अपने पति रंजीत और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लंदन के पास वाले इलाके में रह रही थी। अंशु का दूसरा बेटा अभी सिर्फ 2 महीने का ही था, इसलिए अपनी बेटी की मदद करने के लिए अंशु की मां नीमा कौर भी उन दिनों लंदन में ही रह रही थी। अंशु का एक भाई भी था जो अमेरिका रहता था। अंशु के भाई का नाम ओम वर्मा था। वैसे तो भाई बहन एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन इन दोनों की अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। हमेशा की तरह 14 मार्च 2004 को अंशु अपने भाई ओम वर्मा को फोन करती है, लेकिन इस बार अंशु फोन पर कुछ घबराई हुई लग रही थी। ओम अपनी बहन से इस घबराहट की वजह पूछता है तो अंशु अपने भाई को बताती है कि कल रंजीत ऑफिस गए थे और उसके बाद से वह घर वापस नहीं आए। अंशु के मुताबिक जब रंजीत को ऑफिस से आने में देर होती है तो अंशु कई बार रंजीत के नंबर पर फोन करती है, लेकिन रंजीत का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर थोड़ी देर बाद वह रंजीत की कंपनी वाले नंबर पर फोन करती है और वहां से अंशु को बताया जाता है कि रंजीत एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए स्विट्जरलैंड चले गए हैं। हालांकि एक बड़े बिजनेसमैन के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रंजीत की स्विट्जरलैंड जाने की बात सुनकर अंशु बहुत घबरा जाती है, क्योंकि रंजीत ने एक बार भी अंशु से किसी नई बिजनेस डील के बारे में या फिर स्विट्जरलैंड जाने के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। और रंजीत के स्विट्जरलैंड जाने की बात अंशु को इसलिए अजीब लग रही थी क्योंकि अंशु को यह बात अच्छे से मालूम थी कि कुछ ही दिन पहले रंजीत ने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था और जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा था। रंजीत के लिए बिना पासपोर्ट के स्विट्जरलैंड जाना मुमकिन नहीं था। अभी अंशु यह सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक वॉइस मेल आता है और यह वॉइस मेल रंजीत चौहान का ही था। इस वॉइस मेल में रंजीत अंशु से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से ब्रिटेन के बाहर जाना पड़ा है, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। यह मैसेज सुनकर तो किसी को भी सुकून मिल जाता, लेकिन इस वॉइस मेल के बाद अंशु की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब रंजीत ने अंशु को कोई मैसेज इंग्लिश में दिया था और इससे पहले रंजीत ने हमेशा से पंजाबी में ही बात की थी। लेकिन 13 मार्च 2004 को रंजीत आखिरी बार काम पर गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए थे। फिर 14 मार्च 2004 को अंशु ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने भाई ओम वर्मा को दी। बहन से बातचीत के दौरान सारी बातें जानने के बाद ओम अपनी बहन को समझा बुझाकर फोन रख देता है और अगले दिन 15 मार्च 2004 को जब ओम एक बार फिर से यह जानने के लिए अपनी बहन को फोन करता है कि रंजीत वापस लौटे हैं या नहीं, तो अब अंशु का फोन भी बंद आने लगता है। कई बार फोन करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिल पाता है। उधर ओम अपनी बहन से बात करने के लिए लगातार परेशान था और दूसरी तरफ रंजीत की कंपनी के एम्प्लॉयर भी लगातार रंजीत के घर फोन कर रहे थे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रहे थे। थक हार कर कंपनी वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 दिन से कंपनी के बॉस यानी रंजीत चौहान काम पर नहीं आए हैं और अब उनकी वाइफ अंशु चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
इसके बाद पुलिस की एक टीम सीधे रंजीत के घर पर जाती है, लेकिन वहां से पता चलता है कि घर पर कोई भी नहीं है। यानी अब रंजीत के साथ साथ रंजीत की पत्नी अंशु, उनके 2 बच्चे और अंशु की मां अब सभी गायब हो चुके थे। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अचानक से यह सभी लोग कहां चले गए हैं, लेकिन फिर पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल रंजीत और उनके पूरे परिवार के गायब होने के बाद केनेथ रेगन नाम का एक व्यक्ति एक लेटर के साथ रंजीत की कंपनी में आता है और उस लेटर पर रंजीत का सिग्नेचर था और लेटर में रंजीत ने लिखा था कि मैं इंग्लैंड से उकता गया हूं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने वतन भारत जा रहा हूं और यह कंपनी अब मैं एक नए मालिक को सौंप रहा हूं। इस लेटर के साथ साथ एक पूरा डॉक्यूमेंट भी था जिस पर कंपनी के नए मालिक की पूरी डिटेल और रंजीत का सिग्नेचर था। जब पुलिस इन पेपर की जांच करवाती है तो पेपर बिल्कुल सही पाए जाते हैं और पुलिस भी यह मान लेती है कि रंजीत चौहान वास्तव में इंग्लैंड से उकता गए थे, इसलिए वह देश छोड़कर कहीं और चले गए हैं, जिस कारण पुलिस इस केस की जांच काफी धीमी कर देती है। दूसरी तरफ चौहान फैमिली को गायब हुए अब 6 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका था। इसी बीच इंग्लैंड के स्थानीय न्यूज़पेपर में भी रंजीत चौहान से जुड़ी एक खबर छपती है जिसमें यह दावा किया गया था कि रंजीत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी और वह इंग्लैंड देश को छोड़कर चले गए हैं। अब पुलिस के साथ साथ रंजीत की कंपनी के वर्कर और आसपास के सभी लोग भी यह बात मान चुके थे कि रंजीत अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अमेरिका में रह रहा अंशु जो भाई था, उसे ना तो पुलिस के दावों पर यकीन हो रहा था और ना ही रंजीत के इंग्लैंड छोड़कर जाने वाली बात समझ में आ रही थी। इसलिए जब पुलिस की तरफ से इस केस में कुछ ज्यादा छानबीन नहीं की जाती है तो आखिरकार 5 अप्रैल 2004 को ओम वर्मा अमेरिका से सीधा इंग्लैंड चला आता है। इंग्लैंड आकर ओम वर्मा लगातार पुलिस पर रंजीत को ढूंढने का दबाव बनाता रहता है, लेकिन पुलिस इस केस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देती है और फिर ओम वर्मा कुछ लोगों के साथ मिलकर पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस फिर से इस केस की जांच करने पर मजबूर हो जाती है। अब पुलिस जांच की शुरुआत रंजीत के घर से करती है। जब पुलिस रंजीत के घर जाती है तो घर के अंदर की हालत को देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि यह लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। उस घर के अंदर अभी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए थे और खाना टेबल पर पड़ा हुआ था। आज अमरजीत के दोनों बच्चों के कपड़े भी यूं ही का कमरे में पड़े हुए थे। और इतना ही नहीं बल्कि अंशु की मां नीमा कौर अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ लेकर चलती थी, लेकिन ऐसा पहली बार था जब उनका गुरु ग्रंथ साहिब वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। टेबल पर गुरु ग्रंथ साहिब को देखकर ओम वर्मा पुलिस वालों से कहता है कि मां सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन गुरु ग्रंथ को छोड़कर वह इस तरह कभी नहीं जा सकती। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि अचानक पुलिस को कहीं से यह भी जानकारी मिलती है कि लंदन में ही रह रहे रंजीत के कुछ रिश्तेदारों को फ्रांस से एक लेटर आया है और यह लेटर रंजीत ने खुद लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर भारत आ गया हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड से पूरी तरीके से उकता गया था। आज हालांकि यह लेटर भले ही रंजीत के नाम से लिखा गया था, लेकिन रंजीत के रिश्तेदारों को यह बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि रंजीत अक्सर अपने हाथ से ही लेटर लिखा करते थे और जो लेटर उन्हें मिला था वह कंप्यूटर से टाइप किया गया था। रंजीत चौहान और उनके परिवार वालों को गायब हुए अब 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि घर की तलाशी के दौरान जो कुछ हालात घर के अंदर देखने को मिले थे उससे तो यही अंदाजा लगाया गया था कि यह लोग इस तरह से अपनी मर्जी से तो नहीं गए, और अगर अपनी मर्जी से गए होते तो घर के अंदर का सामान यूं बिखरा हुआ नहीं होता। अब इस केस को स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप को सौंप देती है। स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप इस केस को अपने हाथ में लेने के बाद जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन कई हफ्तों की जांच के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आज पूरा चौहान परिवार महीने में गायब हुआ था और अब उनकी कंपनी को नया मालिक चला रहा था, जबकि कंपनी के पुराने मालिक यानी रंजीत चौहान और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं था। आज पुलिस इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कम से कम यह तो पता चल जाए कि आखिर रंजीत अगर भारत में
भी गए हैं तो क्या वह वहां सही सलामत पहुंच गए हैं, और यह पता करने के लिए इंग्लैंड की पुलिस भारत में भी एजेंसियों से संपर्क करती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि रंजीत भारत ना तो अपने गांव और ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। अब पुलिस को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, लेकिन तभी अचानक पास के समुद्र के किनारे पर मछुआरों को एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है, और पुलिस जांच के बाद खुलासा होता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि रंजीत चौहान की है, और ओम वर्मा भी इस लाश की पहचान रंजीत चौहान के रूप में ही करता है। रंजीत की लाश के मिलने से इस केस ने अचानक से नया रूप ले लिया था, क्योंकि अब तक तो पुलिस यही सोच रही थी कि रंजीत चौहान कहीं चैन की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि अब तो उनकी जिंदगी ही छीन ली गई थी। रंजीत की लाश मिलने से अब यह तो साफ हो गया था कि अब तक जो यह कहा जा रहा था कि रंजीत इंग्लैंड देश छोड़कर भाग गए हैं, वह बिल्कुल झूठ था। उसके बाद पुलिस अब पूरी तरह हरकत में आती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं। पुलिस को सबसे पहला शक केनेथ रेगन नाम के उस व्यक्ति पर होता है, जिसने रंजीत के गायब होने के अगले ही दिन रंजीत की कंपनी में आकर रंजीत द्वारा साइन किए हुए लेटर तथा ओनरशिप के डॉक्यूमेंट पेश करते हुए यह दावा किया था कि रंजीत ने यह कंपनी उसके हाथों में दे दी है। लेकिन जब पुलिस इन लोगों की कुंडली खंगालना शुरू करती है तो पुलिस को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे जानकर इंग्लैंड पुलिस के भी होश खराब हो गए। दरअसल कंपनी पर मालिकाना हक जताने वाला केनेथ रेगन भले ही अभी बिल्कुल मासूम और निर्दोष बना हुआ था, लेकिन 1980 के आसपास ब्रिटेन में क्राइम की दुनिया में केनेथ रेगन एक बड़ा नाम हुआ करता था। वह कुछ साल पहले तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। इसके अलावा फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा और भी कई दूसरे इलीगल काम किया करता था। लंदन पुलिस ने केनेथ रेगन को फर्जी पासपोर्ट बनाने तथा ड्रग्स का धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। केनेथ रेगन के पास से 1-2 ग्राम नहीं बल्कि पूरा 30 किलो हीरोइन बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, और अनुमान यह लगाया गया कि वह अब तक लंदन के इलाके में 200 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बेच चुका। इसके बाद केनेथ रेगन पर मुकदमा दर्ज करके केस चलाया जाता है। अदालत में उसका जुर्म साबित होने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में रहते हुए केनेथ रेगन पुलिस को सरकारी गवाह बनने का ऑफर करता है और बदले में वह अपनी सजा कम करवाने की शर्त रखता है, और पुलिस केनेथ रेगन की यह शर्त मान भी लेती है, और केनेथ रेगन की निशानदही के आधार पर और इसके द्वारा दिए गए सबूतों की इन्फॉर्मेशन की मदद से पुलिस पूरे लंदन और ब्रिटेन के दूसरे कई इलाकों में चल रहे बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा करती है और बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ती है, और वादे के मुताबिक केनेथ रेगन की सजा को भी 20 साल से कम करते हुए 8 साल कर दी जाती है। सजा कम होने के बाद पुलिस की और भी कई केस में मदद करता है और बदले में उसकी सजा कम होती रहती है। आखिरकार केनेथ रेगन सिर्फ 3 साल की सजा काटकर 2003 में जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद केनेथ रेगन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिलता था। ऐसे वक्त में रंजीत चौहान केनेथ रेगन के लिए एक मसीहा बनकर आते हैं। दरअसल रंजीत अक्सर बेसहारा लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दिया करते थे और केनेथ रेगन भी जेल से बाहर आने के बाद बिल्कुल बेसहारा था। उसके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही कोई काम था। ऐसे में केनेथ रेगन काम की तलाश में रंजीत की कंपनी में आता है। रंजीत को केनेथ रेगन पर दया आ जाती है और वह उसे अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देता है। अब रंजीत चौहान की लाश मिलने के बाद पुलिस फिर से नए मालिक के पास जाती है, जो कि रंजीत के मरने से पहले इसी कंपनी में एक मामूली से डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। अब पुलिस केनेथ रेगन को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पूछताछ में केनेथ रेगन बताता है कि इंग्लैंड छोड़ने से पहले रंजीत चौहान ने खुद ही उसे इस कंपनी का मालिक बना दिया था। केनेथ रेगन पुलिस के सामने इस डील के पूरे दस्तावेज भी पेश करता है।
चूंकि पुलिस अब केनेथ रैगन की पूरी हिस्ट्री खंगाल चुकी थी और अब पुलिस को पता था कि यह कितना बड़ा क्रिमिनल रह चुका है, इसीलिए पुलिस केनेथ रैगन की बातों पर यकीन नहीं करती और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन केनेथ रैगन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए पुलिस के हाथ कहीं से कोई भी सबूत या कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। अब एक बार फिर से यही लग रहा था कि पुलिस के हाथ खाली रह जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है। आखिर यह फोन किसने किया? और एक फोन के बाद पुलिस केनेथ रैगन के साथ बेरहमी से पेश आती है और पूरी सख्ती के साथ उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। आखिर पुलिस की सख्ती के आगे केनेथ रैगन की हर चालाकी धरी की धरी रह जाती है और केनेथ रैगन पूरी तरह से टूट जाता है। फिर इस घटना में एक ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल केनेथ रैगन ने पुलिस को बताया कि रंजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर जॉब करते हुए जब उसे कुछ महीने बीत गए थे तो इसी दौरान उसे पता चलता है कि रंजीत अपनी कंपनी बेचकर अपने परिवार सहित वापस भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि रंजीत की पत्नी अंशु ने कई बार ऐसी इच्छा जताई थी। इसी के बाद एक दिन केनेथ रैगन रंजीत से कहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो बहुत अमीर है और वह आपकी इस कंपनी को काफी अच्छी कीमत देकर खरीद सकता है। ऐसा सुनकर रंजीत केनेथ रैगन से कहते हैं कि ठीक है, तुम उस खरीदार से हमारी मीटिंग कराओ जिससे इस डील को फाइनल किया जा सके। इसी के बाद 13 मार्च 2004 को केनेथ रैगन रंजीत को कंपनी के खरीदार से मीटिंग के लिए अपने घर पर आने के लिए कहता है। केनेथ रैगन रंजीत को यह कहता है कि इस कंपनी को खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी में नहीं बल्कि उसके घर पर ही मीटिंग करना चाहता है। इसके बाद जैसे ही रंजीत बिजनेस डीलिंग के लिए केनेथ रैगन से मिलने उसके घर पर आता है तो केनेथ रैगन अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर रंजीत को किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद रंजीत को बहुत मारा पीटा जाता है और उनसे कई सारे ब्लैंक दस्तावेज पर जबरदस्ती साइन करने को कहा जाता है। जबरन उससे कई सारे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा भी लिए जाते हैं और साथ ही पहले से तैयार किए गए ओनरशिप ट्रांसफर पेपर पर भी रंजीत के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद रंजीत से उनकी पत्नी अंशु को एक वॉइस मेल भेजने को कहा जाता है, जिसमें रंजीत से कहलवाया जाता है कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि मैं बिजनेस डीलिंग के लिए देश के बाहर जा रहा हूं। रंजीत से यह सब कुछ करवाने के बाद केनेथ रैगन ने बड़ी ही बेरहमी से रंजीत को जान से मार देता है। शुरू में तो केनेथ रैगन का प्लान यही था कि रंजीत को मारने के बाद वह सारे पेपर ले जाकर कंपनी में दिखाएगा और वह कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन बाद में उसे लगा कि रंजीत की पत्नी और उसके बच्चों के रहते हुए उसका कंपनी हड़पने का प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं होगा। इसलिए केनेथ रैगन रंजीत को मारने के बाद 15 मार्च 2004 को अपने एक दोस्त के साथ रंजीत के घर जाता है और घर के अंदर जाते ही रंजीत की पत्नी अंशु, रंजीत के 18 महीने के बेटे सोनू और 2 महीने के बेटे मोनू और अंशु की मां नीमा कौर को मौत के घाट उतारकर इन सभी की लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद केनेथ रैगन रंजीत के साइन किए हुए एक ब्लैंक पेपर पर एक फर्जी लेटर टाइप करता है, जिसमें वह रंजीत के पूरे परिवार सहित इंग्लैंड छोड़कर जाने की मनगढ़ंत कहानी लिखता है। इसके बाद पुलिस इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी केनेथ रैगन को अरेस्ट कर लेती है और इस घटना को अंजाम देने में उसका साथ देने वाले उसके 2 दोस्त एथन और डेविड दोनों को पकड़ लेते हैं। पुलिस को यह जानकारी जुटाने में और इन सभी अपराधियों को पकड़ने में लगभग 1 से 1.5 साल समय लग जाता है। इतना ही नहीं, इस अकेले केस को सॉल्व करने में 95 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। अब सवाल यह था कि आखिर पुलिस के पास वह फोन किसने किया था। दरअसल पुलिस के पास वह फोन किसी और ने नहीं बल्कि केनेथ रैगन की गर्लफ्रेंड रही जेनेशा ने किया था। रंजीत को मारने के बाद केनेथ रैगन अपने दोस्त एथन के साथ रंजीत के घर जाता है और कुछ ही मिनटों में केनेथ रैगन रंजीत की पत्नी अंशु को, रंजीत के 2 बेटों और अंशु की मां की हत्या कर देता है। फिर इन चारों की हत्या करने के बाद वह इन सभी की लाश को एक गाड़ी में डालता है और इन लाशों को लेकर वह शहर से दूर एक फार्म हाउस में दफना देता है। और यह फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि केनेथ के गर्लफ्रेंड का ही था। और जिस दिन इन लाशों को दफना बया गया था उस दिन जेनेशा शहर से बाहर गई हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से जेनेशा वापस आ जाती है। जेनेशा के अचानक वापस आने से केनेथ रैगन को डर सताने लगता है कि अगर जेनेशा गलती से फार्म हाउस की तरफ चली गई तो उसका यह राज खुल सकता है।
इसलिए एक दिन फिर जब जेनेशा अपने फार्म हाउस से कहीं बाहर चली जाती है तो केनेथ रैगन अपने साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से उसी फार्म हाउस में आता है और खुदाई करके उन 5 की लाशों को वहां से निकालकर गाड़ी में डालता है। फिर एक नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल जाता है और उन सब की लाश को समुद्र में बहा देता है। लेकिन जब केनेथ रैगन यह सब कुछ कर रहा था तब जेनेशा अपने फार्म हाउस पर वापस आ चुकी थी और अपने फार्म में इन लोगों को खुदाई करता देखकर जेनेशा को दाल में कुछ काला नजर आता है और वह वहीं छिपकर उन लोगों को देखती रहती है और कई लोगों की लाश को देखने के बाद जेनेशा पुलिस को फोन करती है। इस बात की जानकारी पुलिस को दे देती है और अब इसी के बाद पुलिस केनेथ रैगन को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। साथ ही सबूत जुटाने का सिलसिला भी शुरू होता है। केनेथ एक बार फिर से ड्रग स्मगलिंग का धंधा शुरू करना चाहता था। चूंकि स्मगलिंग के लिए उसे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसकी आड़ में वह अपना ड्रग्स मंगवा सके। चूंकि रैगन पहले भी ड्रग स्मगलिंग का काम करता था तथा पहले भी इस तरह के अपराध को अंजाम दे चुका था और वह पुलिस की पकड़ से बच निकलने में हर बार कामयाब भी रहा था, इसलिए उसे इस बार भी पूरा यकीन था कि वह बचकर निकल जाएगा। लेकिन इस बार वह पकड़ा जाता है और जब पुलिस सारे सबूत और गवाह इकट्ठे कर लेती है तो सन 2005 को दिसंबर महीने में इन सभी आरोपियों पर 5 लोगों की हत्या और अपहरण समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद केस शुरू होता है और पूरी सुनवाई के बाद 2006 को मई के महीने में अदालत इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड केनेथ रैगन और उसके दोस्त एथन को रंजीत के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि तीसरे आरोपी डेविड को रंजीत चौहान की हत्या का दोषी मानते हुए 23 साल की सजा सुनाई जाती है। सन 2004 को अप्रैल के महीने में सबसे पहले रंजीत चौहान की लाश मिलती है, फिर पत्नी अंशु की लाश भी मिल जाती है और अंशु की लाश उस समय मिलती है जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। फिर 2004 के ही नवंबर महीने में अंशु की मां की लाश भी उसी समुद्र के किनारे मिल जाती है, लेकिन रंजीत के उन 2 मासूम बच्चों की लाश कभी ना मिल सकी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।